homogeneous set of elements such that we do not need to define multiple variables of the same type, like number 1, number 2, number 25. Instead, we can declare an array which contains 25 values. This way, we can directly access any view just by passing the respective array index number. Yes. It is a trivial note that array index starts with 0. Declaration of an array is of the form as shown in line 7 of figure 32. Okay, let me explain. In JavaScript, an array is basically a special variable that can hold more than one value at a time. You can write the definition. An array is a special variable in JavaScript, specially not in HTML, only in JavaScript, that can hold one or more than one value at a time. इन प्रीवियस प्रोग्राम हमें जो है वो सेपरेटली लिखना पड़ा है, टेबल 2 का 5 से लिखो. अब इसके अंदर हम लोग जितने भी टेबल्स चाहें असाइन कर सकते हैं. वो सेपरेटली नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिखने के बजाय हम एक ही दफ़ा वेरिएबल एरे लिखते हैं, उसके अंदर सारे नंबर्स डाल देते हैं और हर एक नंबर को वो सेपरेटली सॉल्व करेगा. ठीक है, अगर हमें उस नंबर्स को सॉल्व करवाना है तब भी, यहाँ पे नंबर का आउटपुट सिंगल चाहिए तब भी. तो एक एरे एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसा वेरिएबल है विच कैन होल्ड वन और मोर देन वन वैल्यूज़ एट अ टाइम. ओके, लाइक नंबर 1. अब यहाँ पे अगर आपके पास जो प्रोग्राम है 7 लाइन पे देखें, अब यहाँ पे कहानी ज़रा चेंज हो गई है. अब जो डॉक्यूमेंट राइट जावास्क्रिप्ट था वो टेक्स्ट चेंज हो गया. अब यहाँ पे टाइटल आया एरे इन अ जावास्क्रिप्ट. अब एरे आया कि अब आपको सबसे पहले टाइटल में एरे मेंशन करना पड़ेगा, जो कि आपके सिर्फ जावास्क्रिप्ट में. ठीक है, अब उसके बाद हेड आया, फिर बॉडी. हेड और बॉडी को आपने वहीं पे हेड को क्लोज किया, बॉडी आपने स्टार्ट कर दिया. अब आपने स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट अब बॉडी के बाद आया, जिसने आपने वेरिएबल असाइन कर दिए 4, 5, 4, 2, 5, 1, 3. आपने वेरिएबल्स इसको असाइन कर दिए. अब आपको सेपरेटली लिखना पड़ा. वेरिएबल नंबर 1 4, वेरिएबल नंबर 2 2, वेरिएबल नंबर 3 5. इस तरीके से आपको मेंशन नहीं करना पड़ा, आपने एक ही ब्रैकेट में सारे नंबर्स लिख दिए. अब इसके बाद आपने लिखा है डॉक्यूमेंट राइट एरे इज़. एरे इज़ और आगे AR लिखा हुआ, जो वैल्यू असाइन की हुई है वो लिख देगा. आउटपुट देखें, एरे इज़ डॉक्यूमेंट राइट एरे लिखना है और इज़ आके सेमी कॉलन डाल के उसने सारे नंबर आपको वहीं पर डिफाइन कर दिए. इसको स्टार लगाएं, ये प्रोग्राम रन करना है. इसके नीचे लिखा हुआ है एरे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इन अ सिंगल लाइन. एरे की सिंगल लाइन में अगर डिक्लेरेशन करनी हो तो ऐसे करते हैं. Alternatively, we can declare a null array first and assign values to it later as shown in the below. अगर आपको सबसे पहले null array, आपने मतलब null होता है ना जो आप क्लोज ब्रैकेट, अगर आपने यहाँ पे 4, 2, 5, 1, 3 लिखा हुआ है ना, आप ब्रैकेट डालोगे लेकिन उसके अंदर कुछ लिखोगे नहीं, वो null array होगा. फिर आप उसके बाद उसको वैल्यू असाइन कर दो तो वो आपके पास भी एक आपके पास क्या चला जाएगा, आउटपुट आ जाएगी. यहाँ पे देखें नेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे एलिमेंट बाय एनिमल, जिसको आप null के जरूर फिर एलिमेंट्स के थ्रू लेके जाते हो. HTML हेड, इसका ज़रा कॉन्सेप्ट समझें. अब क्या आगे एरे आएगा तो कोडिंग कैसे चेंज होगी है. ओके, हेड HTML हेड, फिर टाइटल एरे इन अ जावास्क्रिप्ट. अब टाइटल का पेज ऐसे है कि वो जो जावास्क्रिप्ट है वो समझ आएगा कि अब आपके पास जो डॉक्यूमेंट राइट है वो जावास्क्रिप्ट की है. टाइटल उस पेज पे यही जाएगा. अब हेड आपको क्लोज करना पड़ेगा. अब बॉडी में अगली स्क्रिप्ट टाइप क्या लिखेंगे, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट वेरिएबल. अब आपने ये काम जो किया है ना, ये काम आप सिंगल लाइन में भी करोगे ना, बात एक ही है. उसने हर एक ने वैल्यू असाइन की हुई है. वेरिएबल एरे ARR एरे की शॉर्ट फॉर्म. नल पहले नल था, फिर उसने कहा कि 0 4 फर्स्ट वाला एरे 0 4 के इक्वल, 1 2 के इक्वल, 2 5 के इक्वल, 3 1 और 4 3. फिर उसी तरीके से उसने डॉक्यूमेंट राइट का एलिमेंट्स ऑफ एरे आर आफ्टर डिक्लेयरिंग अ नल एरे. उसने कहा था एलिमेंट्स ऑफ एरे आर डिक्लेयर कर दो, 0 के बाद सारे एरेस लिख दो, 0 के बाद लिखने. स्क्रिप्ट बॉडी HTML. अब लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ एरे आफ्टर डिक्लेयरिंग अ नल एरे. उसके बाद लिखेगा 4 2. अब देखिए 0 के बाद 4 लिखा हुआ था, जहाँ उसने एरे 0 के लिए क्या डिफाइन किया हुआ था 4, 1 के लिए उसने क्या डिफाइन किया है 2, 2 के लिए क्या डिफाइन किया 5, 3 नंबर पे क्या डिफाइन किया 1, 4 पे क्या डिफाइन किया 3. तो 0 से उसने स्टार्ट किया, 1 से काउंटिंग नहीं स्टार्ट की. उसने नल वेक्टर से स्टार्ट करते हुए एलिमेंट बाय एलिमेंट होते हुए उसने अपना प्रोग्राम रन कर दिया और आपके पास आउटपुट आ गई. इसको स्टार्ट करें, ये भी रन करना. So rather than assigning a values one by one as highlighted in the line 8 and 12 in above code, we can alternatively use for loop for populate an array. अब कहते हैं कि अब ऐसे लिखने के बजाय आप सिंपली फॉर लूप भी कर सकते हो. द कोड इन द फिग 35
initialize a null array on a line 7. In a text couple of lines, a for loop is taken into account in which user input is taken via prompt function. अब वही प्रोग्राम हमने लिया है, लेकिन अब देखिएगा उस प्रोग्राम को हमने ज़रा डिफरेंट कर दिया. अब आपने यहाँ पे क्या करना है, वो पॉपअप मेन्यू होगा, पहले 5 फिर इस तरीके से एंटर करते जाओगे, ठीक है, तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी. अब देखिएगा HTML हेड टाइटल. अब फॉर लूप के साथ एरे कैसे रन होगा वो दिखा रहे हैं. यूज़ इनपुट फॉर मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए आपको फॉर लूप लगाना पड़ता है. फिर एरे भी यूज़ करना है, लेकिन इसको 1 by 1 करने के बजाय आप फॉर लूप यूज़ करते हो. फॉर लूप कब यूज़ होता है, जब मल्टीपल वैल्यूज़ को तब तक रन करना होता है जब तक आपके पास कोड फॉल्स ना आ जाए. हेड को क्लोज करेंगे, बॉडी स्क्रिप्ट टाइप लिखेंगे, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट. नल से आपने स्टार्ट किया कि वेरिएबल एरे नल है. फॉर का आपने इनिशियलाइज किया i 0 है. i मस्ट बी लेस देन 5 से आगे उसकी वैल्यू नहीं जाएगी. अब 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 काउंट कर लें फिर कितने पॉपअप हुए हैं वैल्यूज़, ठीक है. अब एरे आपने लिखा वो j++ आपने i को ++ कर दिया. अब एरे में अब आपने प्रॉम्प्ट में मेंशन करना है क्या, इनपुट एरे एलिमेंट. ये प्रॉम्प्ट हमने यूज़ किया था लास्ट प्रोग्राम में, जिसमें हमें उसने पॉपअप करने होते हैं आइकन्स, और वो आइकन्स मल्टीपल्स टाइम्स अपीयर होते हैं, वो प्रॉम्प्ट यूज़ करना पड़ता है. फिर डॉक्यूमेंट राइट एलिमेंट ऑफ एन एरे यूजिंग फॉर लूप और आफ्टर डिक्लेयरिंग नल एरे. ये वो लिखेगा दिस पेज सेज इनपुट एरे एलिमेंट. स्क्रिप्ट बॉडी HTML क्लोज. तो आपके पास 1 by 1 आते जाएगा, आप नंबर ऐड करते जाओगे, हटेगा फिर पिछला आएगा, फिर हटेगा फिर पिछला आएगा. ओके, ठीक है जी. इसको स्टार्ट करें. वंस द जी ये वाला फिग 35 को स्टार्ट करें. Function is a set of language occurring in a code quite often that can be segmented. अच्छा एक मिनट, ये जो लाइन बोल्ड हुई है ग्रीन कलर की, इसको सर्कल भी किया हुआ है, इसमें ज़रा क्या लिखा हुआ है, पहले ऊपर लिखा हुआ है ना, एलिमेंट्स ऑफ एरे यूजिंग फॉर लूप और आफ्टर डिक्लेयरिंग नल एरे. तो ये वही आउटपुट उन्होंने लिखी हुई है 5 3 7 1 9, ठीक है. चलें जी, मैं फंक्शन रीड करती हूँ, ठीक है. फंक्शन इज़ अ सेट ऑफ लाइन विच अकर्स इन द कोड quite often that can be segmented once and called again and again. इसको अंडरलाइन करें. फंक्शन एक ऐसे लाइन के सेट को कहा जाता है जो बार बार एक कोड के फॉर्म में अकर होता है. एक सेगमेंटेड उसको आप अलो कर दो, एक फंक्शन असाइन कर दो. अगर आप उसे बार बार कॉल करोगे ना तो बार बार अपीयर होगा. आपने वेरिएबल असाइन कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, आप उसको जितनी दफ़ा कॉल करोगे ना वो अपीयर हो जाएगा. This way, rewriting the same set of code for similar results can be eliminated. Through functions, different sets of code can be separated, resulting in a fewer lines of code assigning them meaningful names based on their functionality. This leads to efficiently managing a large computer program. आपके पास इतना ज़्यादा डाटा हो, अगर आपने एक ही नाम के नीचे 10,000 चीज़ें लिखनी होती हैं तो उस नाम को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा. आपने नाम ऊपर लिख दिया, अब आपको पूरा लिख दो. अगर आपको नाम रिकॉल करना पड़ेगा तो आप फंक्शन सेट को लिखोगे और आपका रिकॉल हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद लिखा हुआ जी दिस लीड्स, ये हो गया. उसके बाद प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज़ होता है, इनपुट एक्सेट्रा. अब फंक्शन के बाद हमारा प्रोग्राम कैसे चेंज होगा. whenever the function is called, the caller does not necessarily need to know the code behind the function to use this. अब उसके पास we have to use the function prompt और input लिखोगे तो आपके पास वो फंक्शन recall हो जाएगा. A function is a name through which it is identified and called. अब आपको जो है वो कोई कोड नहीं रन करना पड़ता, उसका एक नाम है जब आप उसको बुलाना पड़ता है. Additionally, a function can have arguments which are variables local to that function and their lifespan is limited to that said function. एक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक फंक्शन के लिए साइन होते हैं और वो लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं. वेरिएबल आउटसाइड फंक्शंस आर ग्लोबल वेरिएबल्स एंड कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर फ्रॉम द प्रोग्राम. अब जो आपके पास फंक्शन जो लोकल है ना उनके लिए एक लाइफ टाइम स्पैन होता है, लिमिटेड होता है, और जो आपके पास आउटसाइड होते हैं वो आपके पास कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है प्रोग्राम में. Recall the earlier program of Fig 11 where we define a function namely message show. ये हमने प्रोग्राम यूज़ किया था, फंक्शन यूज़ किया था. Whenever the button is pressed an alert pops up asking are you sure. इसने हम लोगों ने समझा था कि हमारे पास एक पॉपअप मेन्यू होता है are you sure, और अगर आप are you sure ओके करते हो तो आपको आपका आउटपुट मिल जाता है. तो यही एक फंक्शन का काम होता है. We use the function reserved word to define a name date. However, on line 11 we call the same function just with its name. तो फिर आपने उस
पूरे को लिखने के बजाय आपने जस्ट उस लाइन के पीछे जो फंक्शन लिखा हुआ था मैसेज शोर लिख दिया था, तो उसने फिर आपको नेक्स्ट लाइन में अगेन रन करके बता दिया। इसकी देखते हैं कैसे करते हैं। वी एक्सटेंड द सेम कोड एंड प्रोवाइड इट विद द वैल्यूज विच आर असाइंड टू आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द फंक्शन एंड दस वी कैन यूज देम इन अ फंक्शन। फिग 36 में वो क्या बता रहा है, HTML हेड। अब यहाँ पे वो टाइटल पेज ख़त्म हो गया, स्क्रिप्ट टाइप आ गया, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। फंक्शन क्या दिया है उसने, मैसेज शोर करेंसी अमाउंट, ठीक है, ये करेंसी अमाउंट है। फिर आपने अलर्ट करके देना है, ये मैसेज शोर अलर्ट में पॉपअप करना है, आर यू श्योर यू गेव मी प्लस करेंसी अमाउंट। अब आपने पीछे करेंसी लिखनी है कि वो करेंसी आपकी डॉलर में है, रुपीस में है, यूरो में है, किस में है, ठीक है, और आगे आपने अमाउंट लिख देनी है। अब ये जो बीच में स्टार सर्कल डले हुए हैं ये हमने वैल्यूज़ को असाइन नहीं की हुई, अब ये असाइन करेंगे फिर वो ये काम करेगा। जब असाइन नहीं करते तो वो इस तरीके की कोडिंग के साथ आता है। अब आपके पास ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट जो लिखा हुआ था करेंसी अमाउंट के आगे वाली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट 6 पे आके क्लोज हो गई है, ठीक है। अलर्ट वाला मैसेज हमेशा ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और ब्रैकेट पे एंड कर देते हैं। स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज कर दिया। अब आप बॉडी पे आएँ, बॉडी पे लिखा हुआ है डू यू माइंड क्लिकिंग ऑन द बटन। अब ये आपने लिखा हुआ है डू यू माइंड क्लिकिंग ऑन द बटन, वो आप उस पर, ये कहीं पर लिखा तो नहीं आएगा लेकिन ये ओके को पॉपअप करेगा, ठीक है। इनपुट टाइप आपका क्या है, बटन। इनपुट टाइप क्या है, उस क्लिकिंग पे क्या है, बटन। ऑन क्लिक मैसेज शोर, अब ऑन क्लिक बटन पे आपने क्लिक करना है, मैसेज शोर। अब आपको वो पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, फंक्शन मैसेज शोर, आपने सिर्फ मैसेज शोर लिख दिया। ये फंक्शन को आपको रिकॉल कर रहे हैं, फंक्शन मैसेज शोर करेंसी अमाउंट, पूरी स्टेटमेंट को रिकॉल किए बगैर आपने सिर्फ लिखना है मैसेज शोर। रुपीज़, करेंसी की जगह रुपीज़ लिखना है, अमाउंट लिख देनी है। वैल्यू, वैल्यू क्या है आपकी, बी श्योर, ठीक है। बॉडी HTML, दिस पेज सेज आर यू श्योर यू गिव मी ₹5000, ओके। फिर आपका प्रोग्राम ओके। अब फंक्शन विद आर्गूमेंट, ये आपके पास एक आर्गूमेंट है जिसमें आपसे वो अगला सवाल करता है, एक आर्गूमेंट बनाता है जिसमें आपको फंक्शन को अगर 2 दफ़ा 10 दफ़ा बुलाना पड़े तो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी स्टार्ट करें। Lastly, let's define another function as well, which is similar to the above as it arguments bill and amount RCBT are. अच्छा, आपकी आवाज़ ज़रा कट रही है। RCBT क्या होता है? मैं रीड करती हूँ, मैं फिर आपको बताती हूँ। लास्टली लेट्स डिफाइन अनदर फंक्शन CLC bill which is similar to the above as it accepts 2 arguments। जो कॉल्क बिल है वो भी एक ऐसे फंक्शन की तरह होता है जो 2 आर्गूमेंट रिसीव करता है, जैसे हमारे प्रीवियस फंक्शन है 2 आर्गूमेंट रिसीव किए मैसेज शोर के साथ, ठीक है। उसके बाद कहता है नेमली बिल एंड अमाउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड की शॉर्ट फॉर्म है RCVD। आप जब कैल्क बिल का एक कोड रन करते हो ना, अब आपने ओके कर दिया ना, फिर जो अगला पॉपअप मेन्यू होगा वो आपको ये होगा कि अमाउंट रिसीव्ड, आपकी बिल की ये नाम आएगा, ये आर्गूमेंट रन होगा, ठीक है। एंड द फंक्शन सब्ट्रैक्ट्स बिल फ्रॉम द अमाउंट रिसीव, जितनी आपके अकाउंट में अमाउंट थी आपने उसको श्योर किया है, आपने उसको 5000 भेज दिए। अगर आपके पास 10 थे तो उसमें से माइनस हो जाएंगे, रिमेनिंग अमाउंट का बिल वो आपको दे देगा। तो उससे सबसे पहले आपसे पूछा कि आपने अमाउंट रिसीव का आर्गूमेंट दिया, उसने फिर आपको दूसरा आर्गूमेंट किसका दिया कि आपके पास अब इतने पैसे रह गए। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इन फिग 37, द लाइन्स 5 and 10 were the former prints inside the function and a letter display the result outside the scope of the function। फिग 37 लाइन 5 and 10 में क्या बता रहा है, 5 में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट राइट योर बैलेंस इज, 10 में बता रहा है डॉक्यूमेंट राइट बैलेंस। अब देखें योर बैलेंस इज, अब ये योर जो बैलेंस है ये आउटर है और इनर उसने क्या बताया आपका 26,500, ठीक है। आगे वो कहते हैं जी वेयर द फॉर्मर प्रिंट इनसाइड द फंक्शन एंड लेटर डिस्प्ले द रिजल्ट आउटसाइड द स्कोप ऑफ द फंक्शन, जो स्कोप फंक्शन के बाहर आके आपको डिस्प्ले करेगा। Similar approach can be used for testing the values of a function and when frequent occurring set of codes is selected for a new function। अब यहाँ पे देखें HTML बॉडी स्क्रिप्ट टाइप जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल्क बिल। अब आपने फंक्शन को मैसेज शोर नहीं लिखा है, कॉल्क बिल लिख दिया है। बिल अमाउंट रिसीव्ड, सबसे पहले बिल लिखना है, आपने उसको भेजा कितना है
और आगे वो जो है पॉपअप करेगा मेन्यू अमाउंट रिसीव का। फिर आपने जो है वो ब्रैकेट डॉक्यूमेंट राइट योर बैलेंसेस, आपका बैलेंस कितना रह गया है अब, ठीक है, आपका ये बैलेंस रह गया। रिटर्न, अब रिटर्न लिखा हुआ है अमाउंट रिसीव्ड। अब अमाउंट पहले उसने कहा था आपका बिल लिखा, फिर उसने अमाउंट रिसीव की, जब आपने उसको सेंड कर दिया आपकी डिडक्शन हो गई, फिर उसने कहा कि अमाउंट रिसीव, उसने आपको बिल लिख दिया, माइनस कर दिया, देखे ना, अमाउंट रिसीव माइनस बाय योर बिल। फिर वेरिएबल बैलेंस इज इक्वल टू कॉल्क बिल, आपने लिख दिया 2345 अब आपने वैल्यू साइन किया कि आपका बिल जो है वो 2345 था और 5000, इसने जब इसको माइनस किया तो आपके पास डॉक्यूमेंट राइट बैलेंस, आपके पास इतना बैलेंस आ गया, ठीक है। ये हो गया जी फंक्शन रिटर्न्स वैल्यू, जब आपको वो वैल्यू रिटर्न करके देता है। अगर आपने किसी न किसी के साथ कोई डिडक्शन करनी है, क्रेडिट करना है या डेबिटिंग करनी है, अगर आपने जो है वो डेबिटिंग क्रेडिट करना है, किसी को अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, तो सबसे पहले आप उसका बिल लिखेंगे, आपने उसको सेंड कितना किया, फिर आप अपनी अमाउंट लिखेंगे, फिर आपने उस फंक्शन को रिकॉल किया, उसने दोनों को माइनस कर दिया, बीच में देखिए माइनस का साइन है, माइनस करेगा, कॉल्क बिल लिखा है, वेरिएबल बैलेंस इज इक्वल टू कॉल्क बिल, डॉक्यूमेंट राइट बैलेंस, वो लिखेगा योर बैलेंस, ऊपर ग्रीन कलर में योर बैलेंस लिखा हुआ था, तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट राइट में बैलेंस लिखेगा ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, ठीक हो गया। इकट्ठा देख लें या सेपरेट देख लें तो वो एक ही बात है, उसके तीनों में तो हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट में देखेंगे डीबगिंग का काम क्या होता है। डीबगिंग का काम होता है कि वो सिंटैक्स एरर आपको बताता है, वैलिडेशंस, ब्राउज़र डेवलपर, डीबगिंग जो HTML में ये काम करता है, ठीक है। CSS में ये क्या काम करता है, CSS में भी वो सिंटैक्स एरर्स बताता है आपको, जावास्क्रिप्ट में भी सिंटैक्स एरर बताता है, ब्रेक पॉइंट्स देता है, लॉगिंग या डीबगर स्टेटमेंट, जो भी आप गलती करते हो, कोई चीज़ आपकी मिस्टेक होती है या फिर आपको कंप्लीट सी इन्फॉर्मेशन बता देता है कि ये चीज़ आपने यहाँ से ऐसे इस तरीके से एडजस्ट करनी है। जब आप सबसे पहले अपना प्रोग्राम डीबग करते हो ना, तो जितनी मिस्टेक्स होती हैं वो आपको हाईलाइट करवा देता है, फिर उसके बाद रन विदाउट डीबगिंग करोगे तो फिर आपको वहाँ पर मिस्टेक हाईलाइट हो जाएगी, आपका प्रोग्राम नहीं रन होगा। डीबग करोगे फिर रन करोगे, साथ ही करोगे तो आपका प्रोग्राम जो मिस्टेक्स हाईलाइट करवा के ओके करके फिर आपको वो रिन्यू करके रीस्टार्ट करके दोबारा रन करवा देगा। Debugging refers to the location an error or a bug in the code. In Visual Studio Net, select Run from the menu and apply choose Run Debugging, जो हम करते भी हैं, ठीक है। Thereafter you will get the debugging menu with some buttons and debug, या हमारा आता भी है ना ये वाला मेन्यू, and debug console. Rather than every time accessing the menu and choose options from there to debug the code, the debugging menu is quite handy and allows you to pause and continue your debugging code with the first button. Step into, सबसे पहला है step into. Will go through the code line by line as the program will normally execute, so that you have a थॉरो ट्रेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कोड। सबसे पहले आपने प्रोग्राम जो है लिखा है वो उसको आपने स्टेप इनटू, वो थॉरोली सारा देखेगा, इस लाइन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, इस लाइन में कोई मिस्टेक नहीं है, आराम से आपके सारा रिन्यू करेगा, ठीक है। टू एम्फसाइज ऑन द लाइन्स वेयर यू वांट टू चेक द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, यू कैन असाइन अ ब्रेक पॉइंट। अगर आपने इसको सारा कोड रन करवाने के बजाय सिर्फ अपनी कैलकुलेशन पे फोकस करवाना है तो आप उसको असाइन कर देते हैं, एम्फसाइज कर देते हैं उसको, कि सिर्फ ये डायरेक्ट आके यहाँ चेक करो, बाकी मुझे पता है मैंने ठीक लिखा है। यू कैन असाइन मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स, फिर आपको ब्रेक पॉइंट्स असाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। यू कैन असाइन मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स फॉर द सेक ऑफ ट्रेसिबिलिटी। इन विजुअल स्टूडियो नेट अ ब्रेक पॉइंट इज शोन एज अ रेड डॉट, ब्रेक पॉइंट आपको रेड डॉट करके दिखाई देता है एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन एज शोन इन द फिग 39 while the code is executed is debug mode। आपके पास वो भी कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो उसका debug मोड होगा, जब आपके पास HTML रेड कलर में नहीं होता, ठीक है, आता है ना डीबग में, तो एग्जीक्यूशन हॉल्स एट एवरी ब्रेक पॉइंट सच, सॉरी ये जो आपके पास रेड डॉट नहीं आ रहा, 9 के साथ लिखा आ रहा है, डॉट बना हुआ है रेड, ये हर एक पॉइंट में स्टार्ट करता हुआ आपको बताता है। अगर आप उसको असाइन कर दो ना डायरेक्ट 9, 10 पे या 9, 11 पॉइंट पे चले जाओ, वहाँ पर जाकर सिर्फ डीबग करो तो वो वहाँ चला जाएगा। That the behavior of the code according to the values can be analyzed. This way it becomes easier to trace a bug and fix it accordingly. Now create a dynamic, and समझ आ कि आपके पास जो होता है डीबग को फाइंड कैसे किया जाता है। अगर पूरे प्रोग्राम को करना हो तो क्या सिस्टम है, आपको ब्रेक पॉइंट देना पड़ेगा, अगर आपने सिर्फ 1-2 लाइन करवानी तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है। क्रिएट अ डायनामिक वेबसाइट इफ़ अ स्कूल, अच्छा सबसे पहले तो बताएं ना आपके पास क्या था, व्हाट इज़ डायनामिक वेबसाइट।
डायनामिक वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट को यस डायनामिक वेबसाइट होती है तो स्टैटिक वेबसाइट को डायनामिक स्टैटिक पढ़ी थे ना हमने, क्या होता है डायनामिक वेबसाइट? ये तो है तो दो मिनट कोई भी एक दो लाइन अगर कुछ भी दिमाग में आ रहा हो, कोई भी इजी डेफिनेशन। डायनामिक वेबसाइट को मतलब स्टाइल। अच्छा, ये इंटरेक्शन किसके दरमियान बिल्ड करता है, बस इतना बता दे। डायनामिक वेबसाइट जो होता है ये इंटरेक्शन बाय यूज़र सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग टू जनरेट वेब पेजेस ऑन द फ्लायर। ठीक है, मतलब आपका यूज़र का जो है वो इंटरेक्शन जाता है किसके साथ, सर्वर साइड का क्लाइंट साइड के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास इंटरेक्शन बिल्डअप करता है। अब आपने डायनामिक अगर वेबसाइट करनी है, इफ़ अ स्कूल वांट्स टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन देयर वेबसाइट, then they have to create a different static web pages for each student, and as the students increases, so does the handling and the managing of these websites. The solution is to provide dynamic websites such that वही बताता है ना, यूज़र का कंटेंट जो है वो सर्वर के साथ एक बिल्डअप करता है। अगर आपके पास एक स्टैटिक वेबसाइट है ना, उसको जो है वो यूज़र टू यूज़र इंट्रैक्शन होता है, आपको सामने का जो डिस्प्ले मिल रहा होता है उसको हैंडल करना समटाइम अगर आपके पास डाटा ज़्यादा तो उसका मुश्किल हो जाता है, फिर आपको पीछे की कहानी ज़रा इंक्रीज़ करनी पड़ती है, आपको डायनामिक वेबसाइट बिल्डअप करनी पड़ती है। द सोल्यूशन इज़ टू प्रोवाइड डायनामिक वेबसाइट सच दैट कंटेंट चेंज अकॉर्डिंग टू द यूज़र इनपुट। Such dynamic website can be created via JavaScript along with the HTML and CSS. इस तरीके की डायनामिक वेबसाइट जो पीछे बैठ के काम करेंगी, पीछे ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हैंडल करेंगी और फिर आगे शो करेंगी, तो ये चीज़ें हम लोग HTML और CSS की मदद से JavaScript में क्रिएट कर सकते हैं। Recall Fig 29। अब ये recall Fig 29 जो आपके पास पीछे किसी पेज में थी, उसी fig को अगर आप recall करें, where we printed index number via loop from 0 to 9। हम लोगों ने इंडेक्स नंबर प्रिंट किया था फॉर लूप के साथ 0 से 9 तक। वी एक्सटेंडेड द सेम कोड एंड जो हम लोगों ने किया था, हम लोग कोड एक्सटेंड कर दिया, लेकिन वो फॉर लूप के साथ। अगर हम कोड एक्सटेंड करें, शोन इन द Fig 40, where the initial 9 lines are the same, at the line 10 new function is added। पहली 9 रोज बिल्कुल सेम है, अब आपने फॉर लूप को स्टॉप करके फिर से फॉर लूप चला दिए, मतलब वो नेस्टेड वाला काम हो गया, डबल लूप्स चलाई आपने। ठीक है, अब आपने पिछले वाला फंक्शन क्लोज करके उसको अगला फंक्शन दे दी, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है अगर आपने क्लास 10 का रिजल्ट एंटर करना है तो आपका स्कूल तो कॉलेज भी है, तो जाहिर सी बात है आपको FSC का भी मार्क्स एंटर करने पड़ेंगे, तो दैट शुड बी अ डिफरेंट आउटपुट, दैट शुड बी अ डिफरेंट टेबल, दैट शुड बी अ डिफरेंट इंडेक्स। तो उसके लिए पिछले इंडेक्स को ख़त्म करके अगली इंडेक्स बनानी पड़ेगी। जैसा डाटा मैनिपुलेट करना, रन करना जो स्टैटिकली मुश्किल होता है, तो उसको सपोर्ट कौन करता है, डायनामिक, जिसकी वजह से हम लोग कोई भी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ें न्यू आ गई हैं वो क्या आई हैं कि Fig 40A वाला पॉइंट जो है, वेयर द इनिशियल 9 लाइन्स आर द सेम, पिछली वाली कहानी बिल्कुल सेम है इसमें। ठीक है, एट द लाइन 10 अ न्यू फंक्शन इज एडेड, नेमली descoder, which when is called prints the index in descending order। इसको अंडरलाइन करें, डेस्क ऑर्डर क्या होता है कि आपका जो इंडेक्स है उसको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। लाइक पिछला आपने असेंडिंग में किया था ना, बड़े से छोटे से बड़े की तरफ, ये आपको बड़े से छोटे की तरफ लेके जाएगा, आपका ऑर्डर उल्टा कर देगा। Additionally, the program as an ID of a dynamic content and a button which when pressed calls the disorder function. A dynamic content is a component or a portion of a website that alters based on user input। अब आपका सारा जो डायनामिक कंटेंट होता है वो सारा किसकी डीलिंग से होता है, उसको यूज़र डिज़ाइन करता है, वो यूज़र बेस्ड होता है। ठीक है, और आपके पास वहाँ पे ऑप्शन आता है, आपने ऑर्डर किस फंक्शन का देना है। ठीक है, प्रोग्राम की तरफ देखते हैं। HTML बॉडी, स्क्रिप्ट टाइप, टेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट। अब आपने वेरिएबल पीछे कोई नंबर असाइन नहीं किया, आपने वेरिएबल इंडेक्स कर दिए। वेरिएबल क्या चीज़ असाइन किया आपने, इंडेक्स। डॉक्यूमेंट राइट के अंदर आप क्या लिखेंगे, फॉर लूप स्टार्ट्स आफ्टर दिस, इसी कहानी के बाद आपकी फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है,
अब फॉर लूप में आपने कहा इंडेक्स इज इक्वल टू 0 है, इंडेक्स लेस देन 10 है, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, जो चीज़ आप आई के लिए इनिशियलाइज करते थे, यहाँ पे आपने इनिशियलाइजेशन किसकी की है, इंडेक्स की है। वेरिएबल में पिछली दफ़ा आई था, इसमें इंडेक्स पुट कर दी, बात वही है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट राइट, सबसे पहला इंडेक्स नंबर आएगा, बीच में इंडेक्स आएगा, फिर ब्रेक दे देना, ये आउटपुट चाहिए होगी आपको। पहला इंडेक्स नंबर, फिर इंडेक्स की इंक्रीमेंट वाला नंबर, अगर 0 है 0 में 1 करेंगे तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से। अब आपने इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, जो ब्रैकेट आपके पास फॉर लूप में चली थी। आपने अगला डॉक्यूमेंट्री का फॉर लूप स्टॉप, पिछली लूप स्टॉप कर दो। अब आपने फंक्शन लिखा है डेस्क ऑर्डर। अब आपने जो ऑर्डर पहले लिखा है ना 0 से लेकर 10 तक, ये 10 से वापस 0 तक जाएगा। देखिए उसने किस तरीके से चेंज कर दिया, वो माइनस करता जाएगा। अगर आपका ऑर्डर पहले असेंडिंग में आ रहा था वो प्लस में था, आपको ऑर्डर असेंडिंग नहीं मेंशन करना पड़ा, वो कहानी आपकी सीधी थी। अब आपने अगर वापस जाना है, सीढ़ियाँ आपने वापस चढ़नी, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अगेन आपको गेन करनी पड़ेगी। अब आपके पास फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 10 ही है, अब इंडेक्स ग्रेटर देन 0 होगा। अब इंडेक्स की जो ये वाली वैल्यू है वो ग्रेटर होगी, क्योंकि 0 तो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स माइनस 1। अब वही इंडेक्स नंबर, इंडेक्स एंड देन ब्रेक, क्लोज, स्क्रिप्ट क्लोज। अब आगे उन्होंने कहानी पी ऐड किया। पी में उन्होंने क्या लिखा है, ID डायनामिक कंटेंट, क्लिक द बटन टू चेंज आउटपुट टू डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपने जो ऊपर इंडेक्स मेंशन किया है वो नीचे आपसे पहले ऑप्शन पूछेगा कि पहले आपने जो लूप चलाई थी अब वो लूप स्टॉप कर दी। अब आपने कहा है कि अब उसको असेंडिंग लेटर में लेके जाएं, जो आपका डायनामिक कंटेंट है, क्या आपको ये रन करना है। फिर आपका पॉपअप मेन्यू होगा, बटन क्लिक, डेस्क ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बटन, उसको क्लिक करना पड़ेगा। आपकी आउटपुट सेट एंड सेट डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसकी आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले फिग बी इनिशियल स्क्रीन, देखिए किस तरीके से वो 0 से लेके 1 तक है। लूप स्टॉप, क्लिक द बटन, उसी के नीचे उसने लिख दिया आपका जो आउटपुट है उसी के नीचे बटन आ जाएगा, उसको क्लिक करोगे तो आपका इंडेक्स उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने बैकग्राउंड चेंज करना उसके लिए आप ये कर सकते हो। उन्होंने लिखा हुआ है एज द वेब पेज लोड्स द इंडेक्स नंबर्स आर प्रिंटेड इन असेंडिंग ऑर्डर बटन विद द मैसेज इज विजिबल एज शोन इन अ फिग 40b। ऑन प्रेसिंग द बटन द इंडेक्स नंबर आर प्रिंटेड इन रिवर्स ऑर्डर 40c में। Moreover, after the line 13 in the code, if we add the following line of code, document body style, background color, page proof. अब आप document body style पे ये चीज़ ऐड करोगे ना, नीचे document right के बिल्कुल नीचे आप अगर आप ये ऐड कर दोगे तो आपका आउटपुट इस तरीके से आएगा। Save the file, refresh the web page, press the button, then output changes to F40D। अब रिफ्रेश करोगे तो आपके पास नया पेज आ जाएगा, वो इस तरीके के आउटपुट के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोग्राम कुछ इस तरीके से होता है। अब हम बाकी प्रोग्राम रन करते हैं। हम लोगों ने कौन से प्रोग्राम रन करने जी बताएं। वाले को जो आपकी बुक में था उन्होंने लिखा हुआ था नल वेक्टर, हमने उसको 0 पुट करके देखे। अब इसको रन करके देखें क्या आउटपुट आती है इसकी। यस, एलिमेंट्स ऑफ एरे आफ्टर डिक्लेयरिंग अ 0 एरे इज इक्वल टू 0। अब हमारी बुक में क्या आंसर आया था कि एलिमेंट्स ऑफ एरे आर आफ्टर डिक्लेयरिंग अ नल वेक्टर। पहले आपने नल वेक्टर डिक्लेयर कर दिया था, फिर आपने कहा था 0 4 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, 2 1। अब ऊपर ही आपने 0 लिख दिया, तो 0 के बाद पहले नल वेक्टर डिफाइन करता, फिर 0 को डिफाइन करता, फिर 1 को डिफाइन करता। अब ऊपर ही हमने 0 कह दिया तो उसने बाकी नंबर्स नहीं किए। अब आप प्रोग्राम में वापस जाएँ, उसके अंदर चेंजेस करें, प्रोग्राम में वापस जाएँ, ठीक है। अब प्रोग्राम में जब आप वापस आए हैं तो यहाँ पे अब आपने जहाँ पे एरे में 0 लिखा हुआ है ना वहाँ पे नल वेक्टर लिख दें, फिर बस रन करें। और जहाँ पे 0 एरे लिखा हुआ है वहाँ पे नल एरे लिख दें। सेम, हाँ, यहाँ पे स्क्वायर वाली ब्रैकेट्स आएंगे ना, स्क्वायर वाली ब्रैकेट्स। जी नहीं, नल नहीं लिखेंगे, नल लिखते नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख लेते हैं। नल वेक्टर को रिप्रेजेंट स्क्वायर ब्रैकेट्स करती हैं। जो नीचे आपने येलो वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स डाली हुई हैं वही आएंगी यहाँ पे। करली आ गई, ये करली आ गई, हाँ, बस 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 कहानी ख़त्म। अब 11 वाले में जहाँ आपने 0 लिखा हुआ यहाँ पे नल लिखना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट राइट है ना। अब रन करें, देखिए, अब देखें एलिमेंट्स ऑफ एरे आफ्टर डिक्लेयरिंग अ नल एरे 6 5 3।
देखें सबसे पहले अगर हमने नल वेक्टर से स्टार्ट करते हैं, पहले हमने वेरिएबल असाइन करते हैं कि वो इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, हमने 0 को ही स्टार्ट कर दिया है तो नीचे वाली वैल्यू उसने पिक ही नहीं की। ओके हो गया। अब आगे चलते हैं जी, अगला प्रोग्राम है फिग 35 वाला। ये जो हमारे पास ना इनपुट मल्टीपल वैल्यूज़ आती हैं। अब यहाँ पे आपको सिंपल अब ये आपके पास आई आया है, फिर आपको प्रॉम्प्ट आएगा, फिर आपको ये बार बार पॉपअप करेगा कि ओके करो, ये नंबर एंटर करो, फिर ओके करो, फिर ये नंबर को एंटर करो, ओके करो। ये वाला प्रोग्राम अब रन करें। देखें कहाँ तक, ये मेरे ख्याल से 6 तक तो सेम ही है ना, लेकिन यहाँ पे टाइटल भी है इस दफ़ा। टाइटल तो आपने लिखा हुआ है, 6 तक सेम है। हाँ, बस यहाँ पे वेरिएबल नल वेक्टर असाइन किया हुआ है और 8 में आपने फॉर लूप लगा देनी है। हाँ जी, यहाँ पे फॉर लूप जाएगी। हाँ जी, फॉर लूप में वो आई इज़ इक्वल टू है ना, ये माइनस है 8 वाले में। फॉर में आई इज़ इक्वल टू 0 है। ओके, इक्वल्स टू, ठीक है। प्रॉम्प्ट, हाँ ये फंक्शन जिसको किसी को बेशक क्लिक कर लेना। हाँ ठीक है। आई गेस प्रॉम्प्ट उसने पिक नहीं किया है। पीछे एरे में उसने आई ही डिफाइन किया हुआ है। प्रॉम्प्ट पूरा ज़रा लिखें, आगे लिखें ज़रा। मे भी हो गया। हाँ ठीक है। वो आई के अंदर स्पेसिंग थी, वो मैंने इक्वल्स टू निकाला हुआ। ठीक है। ओके, बस ठीक है। ठीक है, इसको रन करें अब। हाँ, अब 5 लिखें इसमें। सबसे पहले 5 लिखें। देखें अलर्ट आ गया। ओके करें, फिर से आया है। अब 4 लिखें। ओके, अब 3। ओके, 2। ओके, 1। बस देखें, अगर आप 5 लिखते, 5 से पहले 6 लिखते तो क्या वो देखते हैं, एक दफ़ा वापस जाएं, फिर से रन करें और 6 लिखें। देखें फिर ये आउटपुट क्या देता है आपको। फिर ये क्या कहता है, हम लोगों तो कह रहे थे कि 5 से लिस्ट रखना था, 6 करें। नहीं, वो देखिए इनपुट एरे एलिमेंट। ठीक है, आगे करते जाएं, देखते हैं वो प्रिंट करता है कि नहीं। 8, 9, हाँ 2 और 1 करते हैं अब। एलिमेंट्स ऑफ एरे यूजिंग फॉर लूप और आफ्टर डिक्लेयरिंग अ नल एरे। अब उसने नल एरे दे दिया आपको। ठीक है, वो क्या दिया उसने, 6, 7, 8, 2, 3। और हम लोगों ने क्या लिखा था कि जे इज़ इक्वल टू लेस दैन 5, J+1। मतलब हमारे पास 5 से लेस वाली वैल्यूज़ आनी चाहिए थी। और उसने हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने 6 भी एंटर किया, 7 भी एंटर किया, 8 भी एंटर किया। उसने आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। दोबारा रन करें ज़रा, और अब 0 से स्टार्ट करें ज़रा, 0 से। 0। ओके, अब 100 लिखें। ओके, अब 25।
2 3 लिखते हैं, अब 1 लिखते हैं, 0 125 and 23 elements for array using for loop or after declaring a null array. ओके क्योंकि हम लोगों ने जब ऊपर वेरिएबल एरे था वो तो हम लोगों ने नल लिखा हुआ है, वो हमने नल लिखा हुआ है ना, वो तो हमने खुद डिसाइड करके बताना है, क्योंकि उसने क्या कहा था कि ये इनपुट यूज़र पर डिपेंड करती है वो कौन सा नंबर ऐड करता है। इनिशियलाइजेशन तो वो आई की ही करता है, उसमें ऐड करता जाता है तो ये जो नंबर वो प्रिंट कर रहा है नल एरे के लिए वो कर रहा है जो हम उसको दे रहे हैं। अगर वो प्रोग्राम यूज़र के बगैर करता तो उसको फिर 5 से ज़्यादा नहीं कर सकता था, ठीक है। उसके नीचे उन्होंने लिखा भी हुआ है कि ये चीज़ें आपकी कौन करता है। अगर आप इनकी आउटपुट देखो ना, इनका आउटपुट देखो, एलिमेंट ऑफ एरे यूजिंग फॉर लूप और आफ्टर डिक्लेयरिंग अ नल एरे 5 3 7 1 9, ये देखें उनकी ये वैल्यू आई हुई है क्योंकि ये यूज़र ने इनपुट टेकन है, द यूज़र इनपुट टेकन एंड द लूप टर्मिनेट्स, तो इस तरीके से आपकी लूप चलती है। ओके हो गया। अब फंक्शन वाला देखें, फंक्शन वाले में है जी फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स, ये वाला रन करें, आर यू श्योर वाला, करेंसी एंड अमाउंट वाला, कि ये प्रोग्राम जो था ये बी श्योर वाला पॉपअप मेन्यू वाला ओके करेगा तो फिर आपको वो डेबिटिंग का बताएगा, ठीक है। इसको रन करते हैं जी। यस, डू यू माइंड क्लिकिंग ऑन द बटन बी श्योर करें। आगे ये बी श्योर तक क्लिक करता है ना, फिर उसके बाद आपको ये वाला प्रोग्राम रन करना पड़ता है, फिर आपको आपका बैलेंस बता देता है, ठीक है।